Hello everybody, welcome back to my channel. It's all about पैथोलॉजी। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, हम इस वीडियो में आज साइंस की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर आप DMLT, VMLT के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप लैब में वर्क करते हैं, तो जिस हम टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, जिन वर्ड्स का मीन्स जानेंगे आज, वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं या स्टडी करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं अपना पैथोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, अगर हमको वही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो ये सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, एरिथ्रोपोइसिस, हेमेटोपोइटिक, ल्यूकोपोइसिस, ये सारे वही वर्ड्स हैं जो कि हेमेटोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं। ये कब यूज़ होते हैं? ये तब यूज़ होते हैं जब जैसे कि आपकी RBCs हैं, उनका फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी में। तो इस RBCs के फॉर्मेशन के लिए बॉडी में एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है। आपको उसकी पूरी डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है या आपके एग्ज़ाम में आता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या प्राइवेट एग्ज़ाम में, कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है या फिर RBCs का जो फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, तो आप वहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक होता है एक ही डेफिनेशन के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस। देखिए, ये वर्ड्स जब मैंने याद किए थे, तो पहली बात तो ये वर्ड्स कभी याद करने से लर्न नहीं होते। अगर आप याद कर लेंगे इनको तो आप सोचें कि आपको ये हमेशा लर्न रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप इनको याद नहीं कर पाएंगे जब तक आप इनका मीनिंग समझ के याद नहीं करोगे। जब तक आप इन वर्डों को तोड़ोगे और फिर इनके मीनिंग समझोगे और तब याद करोगे, तब ये आपको अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन आप इसे सिर्फ रट कर याद करोगे कि एरिथ्रोपोइसिस का मतलब ये होता है, तो आपको ये वर्ड्स कभी नहीं याद हो पाएंगे। इसलिए हम इस वीडियो में वर्ड को समझ के याद करेंगे ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे, लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ओके, सो सबसे फर्स्ट वर्ड है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? अगर आपने थोड़ी बहुत भी स्टडी की है, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो एरिथ्रो हमेशा हम RBCs के लिए यूज़ करते हैं। मेडिकल लाइन में जो वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा RBCs के लिए करते हैं। और पोइसिस का मतलब होता है हमेशा प्रोडक्शन, किसी चीज़ का बनना, किसी चीज़ का प्रोडक्ट होना, प्रोडक्शंस होना। तो वही है। आप जब भी किसी भी वर्ड के पीछे पोइसिस लगा देखें तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले एरिथ्रो है, एरिथ्रो और फिर पोइसिस। तो एरिथ्रो मतलब RBC और पोइसिस मतलब प्रोसेस फॉर्मेशंस। तो एरिथ्रोपोइसिस मीन्स द फॉर्मेशंस ऑफ RBC। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ RBC। ओके, हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अब। ओके, हमारा सेकंड वर्ड है हेमेटोपोइटिक। देखो, हेमेटो का मीन्स होता है ब्लड, ओके, और पोइटिक का मीन्स, यहाँ पे पोइटिक का मीन्स भी फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन के साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन के साथ मैच्योरेशन भी होता है और डेवलपमेंट भी होता है सेल्स का। तो हेमेटोपोइटिक का क्या मीन्स है? हेमेटो मतलब सेल्स और पोइटिक मतलब फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जितनी भी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, आपको पता होगा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो इन तीनों का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को ही हम हेमेटोपोइटिक वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेशन मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स।
अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ल्यूकोपोइसिस। सॉरी। अब यहाँ पे हमने एरिथ्रोपोइसिस की बात कर ली, हेमेटोपोइटिक की बात कर ली। अब आप एरिथ्रो और हेमेटो का मीन्स जानते होंगे, तो आप ल्यूको का मीन्स भी ज़रूर जानते होंगे। हम हमेशा जो ल्यूको टर्म यूज़ करते हैं साइंस में, वो ल्यूकोसाइट के लिए करते हैं, मीन्स WBC के लिए करते हैं। तो ल्यूको मीन्स WBC, और पोइसिस मैं आपको बता चुकी हूँ, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशंस, सेल का फॉर्मेशंस। सो ल्यूकोपोइसिस मतलब द फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, द फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। इसी तरीके से अगर आप वर्ड्स को याद करेंगे समझ के, तो आप इजीली याद कर पाएंगे इनको। अदरवाइज़ आप सिर्फ रटेंगे और ऐसे याद करेंगे तो आपको ये टर्म्स कभी भी याद नहीं हो पाएंगे। तो हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रोम्बोपोइसिस। देखिए हमने यहाँ पे ल्यूको यूज़ कर लिया, एरिथ्रो यूज़ कर लिया, और हमारा जो लास्ट सेल होती है वो थ्रम्बो। थ्रम्बो मीन्स प्लेटलेट्स। हम थ्रम्बो वर्ड्स हमेशा प्लेटलेट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट्स और पोइसिस मतलब फॉर्मेशंस, द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस। सो प्लेटलेट formation of platelets. Formation of platelets. यहाँ पे हम इन तीनों वर्डों को इजीली याद कर सकते हैं। एरिथ्रो मीन्स RBC, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ RBC कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस, ल्यूको मतलब वाइट ब्लड सेल्स, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ WBC कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। Thrombopoiesis, thrombo means platelets and poiesis means formation. The formation of platelets called thrombopoiesis. Okay. Then neoplasm. क्या होता है neoplasm? So neo means new, plas मतलब growth, any new and abnormal ग्रोथ। जब भी हमारी बॉडी में, ये वर्ड हमेशा कैंसर में, जब भी आप कोई कैंसर की रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप रिपोर्ट बनाएंगे, तो आपको ये वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ये टर्म। जब भी हमारी बॉडी में कैंसर वगैरह होता है तो वहाँ पे यही तो होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मली ग्रोथ करती हैं, और न्यू सेल्स होती हैं क्योंकि वो एबनॉर्मली ग्रोथ करती हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नियोप्लाज्म, एनी न्यू एंड एबनॉर्मल ग्रोथ, न्यू एंड एबनॉर्मल ग्रोथ। ओके, हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, एग्लूटिनेशन। सो एग्लूटिनेशन क्या होता है, मैं आपको पहले ये क्लियर बता देती हूँ कि एग्लूटिनेशन का वर्ड कब यूज़ होता है, लेबोरेटरी में हम कब इसका यूज़ करते हैं। आपने अगर कभी बिडाल टेस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसको हम इजी लैंग्वेज में टाइफाइड भी बोलते हैं, और ब्लड टेस्ट, ब्लड ग्रुप और बिडाल में जब हम सीरम और हमारा जो रिएजेंट होता है उसको मिक्स करते हैं, तो वहाँ पे एक क्लम्पिंग होती है। क्लम्पिंग मतलब फट जाता है टाइप का, वो दोनों जो रिएजेंट और जो हमारा एंटीबॉडीज़ और एंटीजन है वो आपस में रिएक्शन करके एग्लूटिनेशन करते हैं, क्लम्पिंग करते हैं। तो हम इसी चीज़ को एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्लम्पिंग जो होती है, हम इस चीज़ को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। सो क्लम्पिंग RBCs with ओके, मैं यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडीज रिएक्शन लिख देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ तो रिएक्शन होता है ना, हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं सीरम में, और जो हमारा रिएजेंट होता है वो उसमें एंटीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन का क्या मतलब होता है? सो एग्लूटी, जैसे कि हम
प्रीवियस डिस्क्राइब कर चुके हैं कि एग्लूटिनेशंस। सो एग्लूटिनोजन का मतलब भी यही होता है, द एंटीजन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड ऑल्सो डिनोट ब्लड ग्रुप्स। ओके, जो एंटीजन्स जो हम ब्लड ग्रुप लगाते हैं, तो जो एंटीजन ए बी ओ एच, ये सारे एंटीजन्स होते हैं, ये हमारे आरबीसीज पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजन। presence on RBC surface। देन कार्सिनोजन। कार्सिनोजन से आप मतलब समझ ही पा रहे होंगे, वर्ड ही ऐसा है, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब कैंसर, कार्सी मतलब कैंसर, जन मीन्स एनी सब्सटेंस विच आर कॉजेज कैंसर्स, एनी सब्सटेंस विच कॉजेज कैंसर। कार्सिनोजन हम इसी चीज़ को बोलते हैं। ओके, एनी सब्सटेंस जो कि कैंसर को कॉज करने में हेल्प करता है। विच कॉजेज कैंसर। ओके, तो जब भी आप कैंसर की रिपोर्ट बनाते हैं या लिखते हैं, तो वहाँ पे कार्सिनोजन का मीन्स हो, तो आप समझ जाएं कि जो भी बैक्टीरिया, वायरस, सॉरी जो भी एंटीजन है, वो पैरासाइट है जो भी कॉज कर रहा है, हम उसको एग्लूटिनोजन बोलते हैं। उसके बाद बेसोफिलिया। फिलिया वर्ड हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब जो हमारी सेल्स होती हैं वो इंक्रीज्ड होती हैं, उनके फॉर्मेशन में उनका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है नॉर्मली से। बेसो मीन्स, अगर आपने डब्ल्यूबीसी पढ़ी हैं तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं, 5 टाइप की होती हैं, वैसे 2 टाइप की होती हैं लेकिन उनके अंदर 5 टाइप की आती हैं। तो बेसो मीन्स बेसोफिल्स, और फिलिया मतलब इंक्रीज प्रोडक्शन। जब पैथोलॉजिकल कंडीशंस में बेसोफिल्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, तो उस टर्म को हम बेसोफिल्स बोलते हैं। तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बेसोफिल्स। उसके बाद बेसोपीनिया। देखो, हमने जो यहाँ पे बेसोफिल्स यूज़ किया था, हमने जो यहाँ पे बेसोफिलिया यूज़ किया था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो सेल्स का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा था। और जो पीनिया वर्ड यूज़ होता है वो हमेशा सेल के डिक्रीज़ के लिए यूज़ होता है। जब भी हमारी जो सेल्स हैं वो डिक्रीज़ होती हैं, मीन्स नंबर में कम होती हैं, तो हम उस टर्म को हमेशा बेसोपीनिया बोलते हैं। तो डिक्रीज़ प्रोडक्शन ऑफ बेसोफिल्स, क्योंकि बेसोपीनिया, बेसो मीन्स बेसोफिल्स, पीनिया मतलब डिक्रीज़ होना, सेल्स का नंबर में कम होना, ऑफ बेसोफिल्स। सेम चीज़ें, बस आपको फिलिया और पीनिया का मीन्स डिफरेंस बीच में याद रखना है कि फिलिया मीन्स नंबर का बढ़ना और पीनिया मीन्स नंबर का कम होना। देन बफी कोट। बफी कोट क्या होता है? बफी कोट एक ऐसी लेयर होती है वाइट ब्लड सेल की एंड प्लेटलेट्स की, जो कि अगर आपने कभी प्लाज्मा, जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ईडीटी में ब्लड कलेक्ट करने के बाद जब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ऊपर प्लाज्मा हो जाता है और नीचे हमारी जो सेल्स होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, नीचे की साइड में सेडिमेंट हो जाती है और ऊपर की साइड में प्लाज्मा आ जाता है। तो जो नीचे की साइड जो सेल्स होती हैं उसमें वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट के बीच में, सॉरी रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बीच में एक बफी कोट इकट्ठा हो जाता है, जो कि सेल्स का, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बीच का जो आरबीसीज होती है उसको हम बफी कोट बोलते हैं। तो द लेयर ऑफ WBC एंड प्लेटलेट, क्या है ये? लेयर है WBC और प्लेटलेट्स की बिटवीन द रेड सेल्स, जो कि रेड सेल के
बीच में होती है, RBC। ओके, देन सुपरनेटेड प्लाज्मा ऑफ सेंट्रीफ्यूज ब्लड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम EDTA ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा अलग करते हैं तो जो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की जो एक लेयर है वो RBCs के बीच में आ जाती है, हम उसी को बफी कोट बोलते हैं। उसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस। क्या होता है ल्यूकोसाइटोसिस? देखो, ल्यूको मीन्स आप समझ रहे होंगे वाइट ब्लड सेल्स के लिए यूज़ हुआ है, और साइटोसिस का मतलब वही है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। सो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट ये बहुत इजी है, आप इसे अगर आप इसको इस तरीके से याद करेंगे बीच में से ब्रेक कर करके तो आप इनको इजीली याद कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप इनको ऐसे ही याद करेंगे विदाउट मीनिंग के तो आप थोड़ा याद हो जाएंगे, लेकिन याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और वो लॉन्ग टर्म के लिए याद भी नहीं रह पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं पॉलीक्रोमेसिया। पॉलीक्रोमेसिया क्या क्या मीन्स होता है यहाँ पे? पॉलीक्रोमेसिया का मीन्स है मल्टी कलर्ड रेड सेल्स। जैसे कि आपको पता होगा कि रेड सेल्स ओनली रेड कलर की दिखती हैं, लेकिन जब पॉली मीन्स मल्टी और क्रोमेसिया मीन्स कलर, तो जब रेड ब्लड सेल्स मल्टी कलर्ड की हो जाती हैं तो हम उस कंडीशन को पॉलीक्रोमेसिया टर्म यूज़ करते हैं। सो मल्टी कलर्ड ऑफ RBCs। अब इसे याद रखेंगे, पॉली मतलब बहुत, मतलब मैनी बहुत, और क्रोमेसिया मीन्स कलर्स। सो मल्टी कलर्ड ऑफ RBC। देन नॉर्मोक्रोमेसिया। जैसे कि हमने पॉली की बात करी, फिर यहाँ पर नॉर्मो की करेंगे। तो नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो कलर होता है RBCs का, नॉर्मल कलर जो होता है हीमोग्लोबिन का जो RBCs के अंदर होती है, नॉर्मल मतलब रेड ब्लड सेल्स विथ नॉर्मल कलर ऑफ हीमोग्लोबिन। RBC विथ नॉर्मल कलर, जैसे उसका कलर होता है नॉर्मल रेड कलर का, वैसे ही वो आपको दिखेगी। उसके बाद हाइपोक्रोमेसिया। हाइपो हमेशा हम जब वर्ड यूज़ करते हैं, हाइपो मतलब कोई चीज़ कम होती है और हाइपर मतलब ज़्यादा होती है। तो हाइपोक्रोमेसिया का क्या मतलब होता है? रेड cells which stain intensely low due to low level of hemoglobin। जब हम रेड ब्लड सेल को स्टेन करते हैं तो उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो कम होने के कारण रेड ब्लड सेल्स का कलर जो स्टेनिंग है वो ढंग से स्टेन नहीं हो पाती, ढंग से रेड कलर ले नहीं पाती बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण। सो हाइपोक्रोमेसिया मीन्स, हाइपो मतलब कम, क्रोमेसिया मीन्स कलर। सो RBC which stain intensely due to low level of hemoglobin। HB। देन हाइपरक्रोमेसिया। देखो, मैंने आपको बताया कि हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्यू टू हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन जो स्टेन है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कलर जो है ज़्यादा ले रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे सेम थिंग रहेगी, बस क्या रहेगा, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ HB, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ HB। ल्यूकोसाइटोपिनिया। अब इसका क्या मतलब है? ल्यूकोमा जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वाइट ब्लड सेल के लिए यूज़ होता है हमेशा, और पीनिया भी हम पढ़ चुके हैं जिसमें कि सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, नंबर में कम होता है, डिक्रीज्ड होती है।
तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड। फिर हमारे लास्ट 2 और रह गए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और जो बाकी के हमारे साइंस की टर्मिनोलॉजी बचेंगी जो भी यूज़ होती हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हेमेटोस्टेटिस के क्या मतलब है? हेमेटोस्टेटिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। जब भी ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना, किसी भी तरीके से करना, बैंडेज लगा के या ड्रेसिंग करके, किसी भी तरीके से करना, उस प्रोसेस को हम हेमेटोस्टेटिस बोलते हैं। द प्रोसेस स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। और हमारा लास्ट है एब्सेस। एब्सेस का मीन्स क्या होता है? द लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस इन द कैविटी प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज़। देखो आपने देखा होगा कि पस निकलता है जब भी हमारे कोई भी इंटरनली या एक्सटर्नली वूंड हो जाता है, जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पस भर जाता है। पस क्या होता है? वो जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है, लेकिन उसमें ब्लड नहीं होता, विदाउट ब्लड का होता है और हम उसे पस बोलते हैं। ओके, तो हम उसी टर्म के लिए एब्सेस यूज़ करते हैं जब भी पस निकलता है किसी कैविटी में से, जो कि सेल्स का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज़, हम उस फ्लूइड को एब्सेस बोलते हैं। प्रोड्यूस प्रोडक्ट बाय breakdown of tissue। ओके, सो आज की जो हमारे वर्ड्स थे ये मैंने आपको सब बता दिए हैं। आप इनको यूज़ करें और एक बार लर्न करें इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो अच्छे से लर्न कर पाएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और भी मोर वीडियोस के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच।